सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। एनसीसी समय की बर्बादी या जीवन की तैयारी। मेन मकसद है शिक्षा को आगे बढ़ाना। आस पड़ोस हमारे कैमूर के लोग कैसे शिक्षित हों। क्या शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित होनी चाहिए? बट एजुकेशन के लिए पैसे मायने नहीं लगते। हमारे बच्चे संस्कार के साथ साथ एजुकेशन भी बढ़िया लें। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करना यहाँ पे एज ए डायरेक्टर ये आसान काम है क्या? इसी करिकुलम के अनुसार ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो एनसीसी से हमारा स्कूल जुड़ा हुआ है। स्कूल चलाने में कोई कठिनाई? एजुकेशन एक बिजनेस। ये स्कूल बच्चों के लिए अलग क्या करता है? जरूरी नहीं है कि कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई कर करके 10-12 के बाद डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। सिलेक्शन जब भी किया जाता है तो समय से नहीं मिलता है। हमारे बच्चे की पढ़ाई अगर बाधित होती है तो हमारे लाइफ में हमारी जीवन चल जाएगा, बट बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या करिकुलर एक्टिविटीज? हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और गांव में बच्चे पिताजी को गले भी नहीं लगा पाते हैं। जब क्लास में गए और 2 मैथ बता दिए निकल गए, अब वो अच्छा टीचर नहीं कहाएगा। एक एक पेरेंट्स जाग जाओ, वरना हमारी समय खराब आने वाली है। सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल। आज हम जानेंगे कि एक छोटा जगह पे इस विद्यालय का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह का एक मन में सोच विकसित हुआ जिसके माध्यम से एक ऐसे जगह पर एक इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल बनाया गया और जहाँ के बच्चे आज उस स्कूल में पढ़ लिख करके अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एकाध ऐसे भी बच्चे हैं जो भारत के बाहर भी इस स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। नमस्कार, मैं अनीश और आपने देखना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी एक योद्धा। आज के हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। अभी फिलहाल 10 दिनों तक भभुआ में थे और एक एनसीसी का कैंप चल रहा था। कैंप जिस जगह पे चल रहा था बड़े सुचारू ढंग से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, इंफ्रा बहुत मजबूत, और उसी के वजह से कैंप भी बहुत बेहतरीन ढंग से होगा, जिसको हम आपको दिखाएंगे एनसीसी सीरीज में, जिसका नाम है एनसीसी समय की बर्बादी या जीवन की तैयारी। इसी क्रम में जब इतना बेहतर स्कूल देखने के बाद, इतना बेहतर विद्यालय देखने के बाद दिल में ये इच्छा हुई कि डायरेक्टर सर से मिलना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे हमारे चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैंपस में आए और समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं ना कि सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल एक इतना बेहतर स्कूल और ऐसे जगह पे जहाँ पे आप इससे पैसा ज़्यादा तो नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि 5 गांव पार करने के बाद, 5 गांव क्रॉस करने के बाद एक छोटा शहर आता है भभुआ, और ये भी यह विद्यालय भभुआ में नहीं है। भभुआ से 10 किलोमीटर की दूरी है, मोहनिया से 10 किलोमीटर की दूरी है। कैसे मन में इच्छा हुआ इस विद्यालय की शुरुआत करने की? देखिए, एजुकेशन से संबंध रखते हैं हम लोग। हमारे पिताजी शिक्षक थे, गवर्नमेंट टीचर थे। हमारे परिवार में 17-18 टीचर, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि एजुकेशन एक सक्सेस की है। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो इसी सिलसिले में भभुआ में हमने देखा कि भाई यहाँ तो बढ़िया शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो मेन मकसद है पैसा कमाना नहीं, मेन मकसद है शिक्षा को आगे बढ़ाना। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब हम शिक्षित होंगे, हमारे लोग शिक्षित होंगे, तो पैसा तो पीछे पीछे आएगा। और हम लोग आगे आगे चलेंगे तो पैसा तो भागता आएगा। अगर पैसा आगे हो और हम पीछे हो तो कभी पैसा पकड़ नहीं पाएंगे। तो मकसद वो नहीं रहा कि पैसा कमाना, मकसद वो रहा कि हमारे आस पड़ोस, हमारे कैमूर के लोग कैसे शिक्षित हों, कैसे एजुकेशन स्टेटस उनका बढ़े। इस लिहाज से एक इस तरह का स्कूल निर्माण करने का हम लोग प्रयास किए और जिसमें हम लोग सफल भी हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग आए, एक सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम, भारी भरकम नाम देने का प्रयास किए और इसके बैनर तले बच्चों का एजुकेशन देने का काम हम लोग ने किए। हमारा फार्मर इलाका है, लोग यहाँ किसानी करते हैं, पैसों की तो समस्या होती है, बट एजुकेशन के लिए पैसे मायने नहीं लगते। छोटे छोटे लोग हैं, टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। उनका मकसद है कि हमारे बच्चा अच्छा करें लाइफ में। तो उन्हें एक स्कूल की चुनाव, अच्छे स्कूल की चुनाव करना पड़ेगा और लोग कर भी रहे हैं। उसी में हमारा कैमूर भी आगे है। आज कैमूर के बच्चे अच्छी ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। आपके सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे अच्छी ऊंचाइयों तक गए हुए हैं।
भारत से बाहर भी अपना अच्छे नाम रोशन कर रहे हैं। तो वैसे हम लोग एजुकेशन, फुली एजुकेशन ऑफ क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कार के साथ साथ एजुकेशन भी बढ़िया लें। आपके विद्यालय का इंफ्रा जो कि हमने देखा एक बेहतर लेवल का है, साथ ही साथ किसी को कोई समस्या नहीं, बेहतर शिक्षक भी हैं। हमारी कुछ शिक्षकों से बात भी हुई एनसीसी कैंप के दौरान। हम ये जानना चाहते हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करना यहाँ पे एज ए डायरेक्टर ये आसान काम है क्या इस तरह के क्षेत्र में? सर, मैं इस पर तो बोलना चाहूंगा आपको कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि एक बंद कमरे और एक बंद किताब में पूर्ण किया जा सके। एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई करिकुलम के अनुसार ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जो बच्चों को ग्राउंड मिले, बच्चों के हर तरह का गेम मिले, बच्चों के शारीरिक विकास हो। उसी में आप देखे होंगे एनसीसी से हमारा स्कूल जुड़ा हुआ है। तो एनसीसी एक बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करता है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है। बच्चे किताब पढ़ करके बहुत ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी भी होंगे तो अपने संस्कार में नहीं आ सकते। बट एनसीसी उनको अंदरूनी चीज को डेवलप करता है, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, उनके अंदर में डिसिप्लिन लाता है। तो एक सम्मान दूसरे का देते हैं बच्चे। तो हमारा यही मकसद है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कि हमारे बच्चे ग्राउंड का भी लाभ लें, हर एक गेम का लाभ लें, डांस, म्यूजिक, फुटबॉल, क्रिकेट, जिस तरह के खेल हो, अपना जिस तरह में अपना दिखाना चाहते हैं हम उसमें दिखाते हैं बच्चे। आप जहाँ भी जाना चाहें उधर आपका स्वागत है जी। अच्छा सर, स्कूल चलाने में कोई कठिनाई कभी देखिए, ऐसा लगता है? अब ऐसे रूरल एरिया में स्कूल चलाना और इतना व्यवस्थित ढंग से करके चलाना तो चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि मैं पहले आपको बताया कि ये फार्मर इलाका है। फार्मर ऐसे लोग हैं जो धान गेहूं काटते हैं, लेकिन उनका भी मकसद है हमारा बच्चा अच्छा एजुकेशन ले। तो उस तरीका से स्कूल चैलेंजिंग करता है। स्कूल को परेशानी तो आती है, फी कलेक्शन टाइम से नहीं है। जब फी कलेक्शन टाइम से नहीं आती है तो बच्चों को एजुकेशन देने में परेशानी होती है। जो आपके यहाँ टीचर हैं आज के डेट में कह रहे हैं कि एजुकेशन एक बिजनेस, बट बिजनेस तो नहीं है, हम उसको बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट एजुकेशन को देने में तो खर्च आती ही है। आप अच्छे टीचर की चूजते हैं, अच्छे टीचर को बुलाते हैं, तो उनके साथ उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, तो उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो उसका माध्यम कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे फी देते हैं तो हम उनको पे करते हैं। हम इनके लिए ये लैब, ये बिल्डिंग, ये ग्राउंड उस तरीका से सजा करके देना चाहते हैं कि एक अच्छा से संस्कार मिले। देखिए, स्कूल में, हर स्कूल में पढ़ाई वही होती है, 2 to 4 ही होगा, 2 to 6 तो हो नहीं सकता है। बट एक अच्छी स्कूल में अच्छे डिसिप्लिन के साथ बच्चों को इसलिए स्कूल अच्छे में भेजा जाता है, भाई एक बच्चे से दूसरे बच्चे सीखते हैं। कोई गरीबी बच्चा आ गया, उनके घर का माहौल कुछ और है, बट स्कूल का माहौल एक है, चाहे अमीर हो या गरीब के बच्चे हैं। अगर स्कूल में आ गए तो एक ड्रेसअप दिखते हैं, एक किताब होती है, एक कॉपी होता है, और फेस अलग अलग लेकिन चीज एक दिखता है, तो उससे बच्चे सीखते हैं। अच्छा, बच्चे तो हर जगह सीखते हैं। आपने बोला कि 2 to 4 ही होगा, बच्चे कहीं भी पढ़े 2 to 4 होगा, 6 होगा नहीं। ये स्कूल बच्चों के लिए अलग क्या करता है? देखिए, बच्चों के लिए अलग तो मैंने बताया है कि अब हमारे बच्चे सुदूर इलाके से भी आते हैं। मान लीजिए, उनके लिए अलग क्या करते हैं? उनके भगवा के किसी विद्यालय में नहीं हो रहा है, आपके यहाँ हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे अगर गेम सीखना हो गेम सीखें, अगर फुटबॉल खेलना हो फुटबॉल खेलें, अगर उनको डांसिंग में इंटरेस्ट है डांसिंग करें, एनसीसी कैडेट है एनसीसी में भाग लें। ऐसे बच्चों को अलग अलग उनके जिस तरह के उनका माइंड डेवलप हो रहा है उस तरीका से स्कूल उनके सपोर्ट करके प्रयास कर रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई कर करके 10-12 के बाद डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, कोई कलाकार भी बनना चाहता है, कोई अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो उस तरीका से बच्चों को आईटी लेवल का, मेडिकल लेवल का, हर साइड से उन बच्चों को सपोर्ट किया जाता है और उस तरीका से उनको तैयार किया जाता है। सर, इस क्षेत्र में आपने बताया कि फी कलेक्शन में भी दिक्कतें होती हैं। फी कलेक्शन जब भी किया जाता है तो समय से नहीं मिलता है, और जो भी आप शिक्षक रखे हुए हैं बाहर से उनको परेशानी होती है, फी देने में आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा सवाल यह है कि आप अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिभावक को तो मैं बोलूंगा, अभिभावक का क्या है, अभिभावक तो एजुकेशन को 10वें नंबर पर देते हैं। मैं
हमारे कैमूर के अभिभावक से मेरे को गुजारिश होगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टी कोई काम नहीं आएगी जब बच्चे संस्कार में नहीं रहेंगे, जब बच्चे एजुकेशन नहीं लेंगे तो सारा खर्चा कटौती आप काट लें, लेकिन एजुकेशन से खिलवाड़ नहीं करें, बच्चों को शिक्षित बनाने से खिलवाड़ नहीं करें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बच्चे को केवल बस पढ़ा लिखा दें, बस हो गया, आपकी लायबिलिटी खत्म। सबसे बड़ी लायबिलिटी आपकी है, हमारा बच्चा बढ़िया एजुकेशनिस्ट हो, बढ़िया पढ़ाई करे, उनके किताब कॉपी पर खर्च करें, उनके ड्रेसअप पर खर्च ना करें, उनके खाने पीने पर थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, अपना घर नहीं रहेगा चलेगा, झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन बच्चा एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े, ये जरूरी है हमारे पेरेंट्स के लिए। इसीलिए स्कूल की फी टाइम से करें, स्कूल की फी टाइमली भरें, बच्चे का किताब कॉपी टाइमली दें, हमें 2 कपड़ा नहीं रहेगा चलेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं है, बट हमारे बच्चे की पढ़ाई अगर बाधित होती है तो हमारे लाइफ में हमारी जीवन चल जाएगा, बट बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे बच्चे के लिए, तो प्राथमिकता एजुकेशन करें। सर आपने बोला खेल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका एनसीसी भी है और खेल एनुअल स्पोर्ट्स भी होते रहता है। बात यह है सर कि क्या बच्चों के पेरेंट्स जो है, वर्तमान दौर के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे किताब पढ़ कर के मार्क्स ला लेते हैं और उसका जो मार्क्स है वो किताब के व्यवस्था पर ही, किताबी व्यवस्था पर ही उनका रिजल्ट बनता है, यानी जो वो एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट बनता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी का मार्क्स कभी भी एनुअल एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में ऐड नहीं होता है। उनका बेटा हो सकता है कि एवरेज हो क्लास में, बट एनसीसी में भी बेहतर हो, स्पोर्ट्स में बेहतर हो, वो 3 क्षेत्र में बेहतर है। पेरेंट्स बस एक ही चीज़ को मान्यता देते हैं, किताबी शिक्षा को, कि नहीं मेरा बेटा 98% लाया है तो बेहतर है, वो एक एनसीसी कैडेट से भी बेहतर है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन से भी बेहतर है। तो क्या शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित होनी चाहिए या फिर रिजल्ट केवल किताब के जो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में उस तक ही सीमित रहना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, अगर मैं कह दूं कि 98% बच्चा मार्क्स लेकर के आ गया तो वो सक्सेस है, जरूरी नहीं है। जो 65% मार्क्स लेके आते हैं वो भी आईएएस फेस करते हैं, वो भी आगे तक जाते हैं। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं ना सर कि पेरेंट्स को मैं समझाना चाहूंगा, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा 65% मार्क्स लेकर के आ गया तो भाई हमारा बच्चा कमजोर है। अदर एक्टिविटी में वो फाइटर कर रहा है और उसको वो टाइमलाइन मिल जाता है कि मैट्रिक इंटर के बाद वो बच्चे का माइंड डेवलप करता है और उस तैयारी में जुटता है और आईएएस फेस करके आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 98% मार्क्स लेने वाले ही आईएएस पीसीएस बनते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। बात रहा कि अलग एक्टिविटी बच्चों के माइंड को डेवलप करता है। शिक्षा की केवल किताबों तक सीमित होनी चाहिए? जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है कि शिक्षा हमारी किताब तक ही सीमित हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं मानता कि केवल किताबी बात पढ़ने से हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, ना। उनके लिए हर एक्टिविटी जरूरी है, उनको खेलना भी जरूरी है। अगर समय से वो नहीं खेलते हैं तो मेंटली विकास होगा ही नहीं। किताबी कीड़ा बनने का मतलब आगे जाकर के वो अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चों को खेलना जरूरी है, बच्चों को हर चीज की तरफ देखना जरूरी है और साथ साथ किताब भी पढ़ना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स हर एक बच्चे की एक्टिविटी को देखें कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, उस तरीका से उसको पुश करें, उसको सपोर्ट करें, गलत चीज से रोकें, अच्छी चीज में बढ़ावा दें। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। आज के डेट में मैं बताऊं, पेरेंट्स को बच्चों से बात नहीं हो जाती है, वो डरते हैं अपने बच्चों से बात करने में। नहीं, अपने हर बच्चों को भी मैं चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स को हर चीज आप शेयर करें, बताएं क्या परेशानी है। तो आपके पेरेंट्स आपका पेरेंट्स है, आपकी समस्या को खत्म कर सकते हैं, एट ए सेकेंडों नहीं मिलेगा, खत्म कर सकते हैं आपकी समस्या को। लेकिन बच्चे डरते हैं, कई फादर डरते हैं कि अरे बच्चे से कैसे बात करें। नथिंग, एक बच्चे को कोलरेबिट होनी चाहिए और उस समस्या को डिस्कस करनी चाहिए। डिस्कस नहीं करने का पीछे का रीजन ये है ना कि आप जिस क्षेत्र में विद्यालय को रखे हुए हैं ये गांव के इलाका से आता है और गांव में बच्चे पिताजी को गले भी नहीं लगा पाते हैं। जब तक वो अपने जीवन में कहीं ऊंचाई पर पहुंच न जाए, अपने जीवन के करियर बना न ले, तब तक उन्हें अपनी बातों को सर उठा के कहने में भी डर लगता है।
इस डर को दूर करने के लिए पेरेंट्स और छात्र दोनों के लिए आपका क्या ये देखिए, पहले तो अपने बेटा को बाप से तो डर ही नहीं होनी चाहिए। अगर जिस दिन डर पैदा हम कर दिए और या बेटा मेरे से डरने लगे, तब तो बात ही खत्म हो गई। यानी हमारे चैनल से, हमारे क्षेत्र से वो खत्म हो गया, उसकी रिश्ता ही खत्म हो गया। नथिंग, कोई भी समस्या हो बेटा को और किसी भी तरह की समस्या हो बेटा और मैंने पेरेंट्स में, तो उसको बेझिझक वहां बात करनी चाहिए कि हाँ पिताजी मेरे को ये परेशानी है, ये हमारी समस्या है, या बेटा आपको क्या समस्या होने वाली है, मैं आपका पिताजी हूँ, मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ। तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बेखुल करके, चाहे किसी तरह की परेशानी हो, वो शेयर करनी चाहिए। इतना बेहतर इंफ्रा के साथ आप ये विद्यालय चला रहे हैं, और आखिर में हमारा सवाल यह है कि बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए आपका क्या संदेश है कि कैसे दोनों का तालमेल आपके शिक्षक के साथ, आप अपने शिक्षकों के लिए जो आपके यहाँ पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के लिए जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो जिनका बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आता है, जो पीटीएम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में समय समय पे आते हैं, इन तीनों लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले बोलूंगा शिक्षक के लिए कि अच्छा शिक्षक आज के डेट में वही है जो बच्चों को टूल प्रोवाइड करे। टूल मीन्स आप कहिए आज का किताब जाकर के क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ा दिया और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आज के बच्चे, मोबाइल का युग हो गया, एआई का समय आ गया, बच्चे सब चीज देख ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। बट अब शिक्षक वह नहीं कि आप क्लास में गए और 2 मैथ बता दिए निकल गए। अब वो अच्छा टीचर नहीं कहाएगा। वो टीचर अपने बच्चों के लिए टूल्स क्या दे सकता है, किससे बच्चा हमारा सीख सकता है, अच्छा टीचर वही होगा। यानी टीचर को भी अब तैयार होना होगा कि भाई बच्चे कौन सा क्वेश्चन कहां से कर देगा, क्योंकि टूल्स उसके पास है, यूट्यूब है, मोबाइल है, एआई है, तो क्वेश्चन तो वो ढूंढ ही ले रहा है। बट अब उससे भी बढ़िया टूल्स क्या आने वाला है या क्या मिल सकता है हमारे बच्चों को, वो टीचर को बताना पड़ेगा। तभी अच्छा टीचर वो एक बच्चे की नजर में बन सकते हैं। सर के पास जाएंगे तो ये हमारे लिए बता सकते हैं, तो ऐसे टीचर को बनना पड़ेगा। और खास करके मोबाइल का समय आ गया, मैं इस पर बात कहूंगा कि हमारे बच्चों को या पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल के अंदर में ही घुस ना जाए। मोबाइल में बहुत सारी चीज है। आज की पढ़ाई चाहे तो मोबाइल से मैं कर लूं, पहले ये संसाधन नहीं था, बट मोबाइल में अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। तो हमें बच्चों को ऐसा प्रेरित करना चाहिए कि बेटा इसमें से अच्छी चीज कैसे निकाल पाओगे, उसको निकालो और आगे बढ़ जाओ। बहुत सारे बच्चे आज मोबाइल से पढ़ करके अपने ऊंचाइयों तक अचीव कर ले रहे हैं। तो मोबाइल खराब भी नहीं है तो बहुत बढ़िया भी नहीं है। तो दोनों चीजें बेहतर नहीं, छात्र जीवन के लिए मैं कहूँ तो बेहतर बनाया जा सकता है उसको, वो आपका टूल्स है। जब तक समझ ना हो हमें कौन सा बोल्ट को खोलना है ये तो मैं जानता हूँ, तो मोबाइल में वही मैं टूल्स लगाऊं कि भाई वही बोल्ट खुले जो मैं चाहूं। ये तो कमांडिंग आपके बच्चे के अंडर में है ही। अब मैं चाहूं कि मैं ये चीज सर्च करूंगा, भाई आप हम बात कर रहे हैं, हमारी बात तो मोबाइल सुन ले रहा है, वो गूगल सुन ले रहा है, वही चीज आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो ये तो पता ही चल जाता है ना, एक पेरेंट्स अगर बच्चे की मोबाइल को देखे तो उसको सारा चीज पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा क्या टूल्स लगा रहा है, क्या सर्च कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपसे बाहर जाए, बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको समझानी पड़ेगी कि ये बच्चा ये टूल्स है, इससे अच्छी चीज को निकालो तो आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि भाई यहां से चल रहे हैं तो हमें भगवा जाना है, हमें भगवा जाना है तो कौन सा रास्ता जाएगा, उसको बताना पड़ेगा। वो जाना है भगवा, चल दिया मोहनिया, तो भगवा तो पहुंचेगा नहीं। ये चीज आज के डेट में बच्चे को, पेरेंट्स को बैठ करके बातें करनी पड़ेगी। और ये संस्कार जो हमारे बच्चे भूल रहे हैं, जो समय बहुत खराब आने वाला है, इसको रोकने के लिए हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज है। मैं तो चाहूंगा, खुल के आपके चैनल से बोलूंगा, भाई एक एक पेरेंट्स जाग जाओ, वरना हमारी समय खराब आने वाली है। इसको रोकने के लिए एक एक बच्चों को मोटिवेट करो, एक एक बच्चों को समझाओ। और स्कूल से भी, स्कूल टीचर से भी मैं कहूंगा कि क्लास एक कम चलेगा, लेकिन बच्चों की चीजों को पहचानो और उनको उस तरीका से मोटिवेट करें। आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बच्चे मेच्योर हो जा रहे हैं, मेच्योर के बाद देखिए कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। इसको अवेयरनेस करना जरूरी है।
संस्कार बहुत बड़ी चीज है जो आपको रोकती है। अगर आप अपने बच्चों की आंखों में संस्कार डाले हुए हैं, चाहे इंडिया के किसी कोना में हो, देश विदेश में बच्चे हों, आपके संस्कार से डरते हैं कि भाई अगर कोई बात हो जाती है तो मेरे पापा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये संस्कार आपको घर से देना पड़ेगा। संस्कार के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो आप घर में है, उस चीज को देना है और वो पेरेंट्स कर सकते हैं। बट स्कूल तो आपको सपोर्ट करता है। वही संस्कार स्कूल में आती है तो वो संस्कार को बहुत सारे गांव के बच्चे आते हैं और स्कूल एक ही चीज सिखाता है, डिसिप्लिन, पढ़ाई, दूसरा चीज तो नहीं सिखाता है। उसी से बच्चे कोई खराब बनते हैं, कोई अच्छे बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो संस्कार का है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज को पेरेंट्स को रोकना पड़ेगा। शिक्षा के पेरेंट्स की बात कर रहे थे। पेरेंट्स भी तो छोटे होते जा रहे हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं है। और चाचा से अलग है, चाचा पिताजी 4-5 भाई होते थे तो चाचा लोग भी भतीजे लोग को देख लेते थे। पहले अगर कोई बढ़ता था छात्र अपने जीवन में, कोई बच्चा गांव से निकल के बाहर गया तो वो अपने चाचा का भी नाम लेता था कि हमारे चाचा ने हमारे लिए इतना कुछ किया। आज परिवार छोटा होते जा रहा है और छोटा के साथ साथ संस्कार की कमियां आ रही हैं, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहें? हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इसको ओपिनियन आपसे हम लेना चाहते हैं। परिवार छोटा अच्छा है या फिर जो परिवार एकत्रित है, इसमें 4-5 लोग हैं, वो गांव का दरवाजा है जिसको द्वार बोला जाता है, जहाँ पे अतिथि आते हैं, वो डाइनिंग टेबल ना हो करके चौकी है, तो आप किस में भरोसा रखते हैं? देखिए, वो समय फिर आ रहा है जो चौकी पर बैठ करके नीचे लोग खाना खाएंगे और उसको शौक से जाते हैं, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में कहीं नीचे बैठा करके खिलाता है। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो चीज पहले वाली फिर आने वाली है खाट पे बिठा के जी। खिलाता है। और आप कहें छोटा परिवार कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। परिवार जहाँ मान लीजिए हम अकेले तो बीमार होंगे तो हमको कौन देखेगा। अगर बड़ा परिवार 2-4 रहें तो बगल वाला टांग के तो ले जाएगा, भाई चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, फिर उस समय आपको एट ए टाइम कोई मिलेगा नहीं। इसलिए परिवार, बड़ा ही परिवार अच्छा होता है और हर तरह से नजर रहती है बच्चों पर। मैंने नहीं देखा तो मेरा भाई देख लिया, मेरा भाई नहीं देखा तो मेरा कोई दोस्त देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि छोटा परिवार और सीमित परिवार। छोटे परिवार का मतलब कि इन द एंड वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो सुखी परिवार वही हो सकता है जो आपके, देखिए मुट्ठी में ये 5 उंगली है, अगर एक उंगली कर दीजिए तो इसमें ताकत नहीं आएगी, बट 5 अगर एक साथ जुड़ जाए तो इसमें देखिए कितनी ताकत आ जाती है। उसी तरह से माने ताकत अगर बनाना हो तो बड़ा बनना पड़ेगा। परिवार के साथ और अपने वही कंडीशन है। परिवार के साथ, दोस्त के साथ संगठन बनानी हो तो बड़ा करना पड़ेगा। अगर अपना क्षेत्र बनाना हो तो दोस्ती करनी पड़ेगी, लोगों से इंटरेक्ट होना होगा और अपनी पूरी दुनिया में आप चाहें तो फैला सकते हैं अपने जलवा। तो उसके लिए सबसे अपना गुडविल बनानी पड़ेगी, अपना संस्कार देना पड़ेगा, सबके साथ मिलना पड़ेगा अच्छे तरीके से, आपका बिहेव अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी आपकी पावर बन सकता है। बड़ा अकेले कहावत है देहात में कि कुत्ता भी पेट पाल लेता है। इतनी सारी चीज हमें करने की क्या जरूरत है? हम तो अपना पेट बढ़िया से चला सकते हैं, बट हमारे ऐसे करने से लमसम 100 लोगों के परिवार अच्छे से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम एजुकेशन देकर के बहुत खुश हैं। ये काम तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, हमारी लायबिलिटी है उनकी शिक्षा को लेकर के, ये चीज हम लोग कर रहे हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करके धन्यवाद बहुत अच्छा लगा। चैनल को